फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं हमारी कुछ बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, टैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। टैली का और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, आप जाके वहाँ से फटाफट से विजिट कर सकते हो, व्यू करो, उसे जाके लाइक करो। और ये जो है हमारा सम बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग का वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाली हूँ जो टैली के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आप टैली में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। ये चीज़ मैं कह रही हूँ, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है तो। हाँ, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो मैं होप कर सकती हूँ कि आपको ये टर्म्स पहले से ही पता होंगी, क्योंकि वो लोग 11th एंड 12th में ये टर्म्स अच्छे से क्लियर करके आ चुके होते हैं। लेकिन जो आर्ट्स और साइंस वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ही न्यू और फ्रेशर चीज़ है। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, तो इसको आप प्लीज़ मिस मत करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से टर्म्स को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि ये थोड़ी सी लेंदी हो, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के भी देख सकते हो, थोड़ा सा रेस्टिंग लेकर भी देख सकते हो। तो फटाफट से देखते हैं पहली टर्म क्या है हमारे आगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? अब ये किसी भी स्टेट की कैपिटल नहीं है, ये अकाउंटिंग के अंदर की कैपिटल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैश स्पेंट बाय ओनर इन देयर बिजनेस। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, कैश पैसा जो एक ऑनर अपने बिजनेस के अंदर लगाता है। किसके अंदर लगा रहा है? ये अपने बिजनेस के अंदर लगा रहा है। जैसे हम है कहीं पे भी पैसा किसी की भी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि किसी भी सेकंड बिजनेस के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी दूसरे बिजनेस में जब भी आप मनी लगाते हो ना, ये रहा आपका मनी। अगर आपने किसी भी दूसरे बिजनेस के अंदर मनी लगाया तो उसको बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन एक मालिक, एक ऑनर खुद अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाता है तो हम उसे कैश नहीं कहेंगे कि हाँ हमने अपने बिजनेस में इतना कैश लगाया, नहीं, हम उसे कैपिटल कहते हैं कि एक मालिक ने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है। दूसरी चीज क्या लगाता है मालिक? चीजें लगाता है, थिंग्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं, जिसको हम संपत्ति भी कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने शायद से थोड़ा सा बताया था बैलेंस शीट के अंदर। एसेट्स का मतलब होता है थिंग्स इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन देयर बिजनेस। वो चीजें, वस्तुएं जो हमारा बिजनेस में ऑनर लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। देखो, एसेट आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है फिक्स एसेट, जिसे हम नॉन करंट कहते हैं, जो करंटली चेंज नहीं होती है। दूसरी है करंट एसेट, जो नॉन फिक्स होती है, जो फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, करंटली चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्या होता है ये। जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी फिक्स एसेट्स होती हैं जो आपके बिजनेस के अंदर मोर देन 1 ईयर हेल्ड होती है। यानी कि एक ऐसी एसेट, एक ऐसी संपत्ति जो हमारे बेरोजगार, जो आपके कारोबार में 1 साल से ज़्यादा रुकती हैं, उन एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे फर्नीचर हम हमेशा चेंज नहीं करते हैं, लैंड या बिल्डिंग्स को हम हमेशा चेंज नहीं करते, वो 1 साल से या 2 साल से 3 साल से ज़्यादा रहती है, तो वो फिक्स एसेट्स हैं। बट कैश इन हैंड हो गया, सैंड्री डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल्स हो गए, ये कुछ ऐसी एसेट्स हैं हमारी, ये कुछ ऐसी हमारी संपत्तियां होती हैं जो करंटली चेंज होती हैं। पैसा मेरे पास आया, किसी ने मुझे पेमेंट करी, उसी में थोड़ा सा और पैसा ऐड करके मैंने भी किसी की पेमेंट कर दी। पैसा कभी भी हमारे हाथ में रुकता नहीं है, वो हमारी एक करंट एसेट होती है। डेटर क्या होता है मैम? रिसीवेबल क्या होता है? ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली करंट एसेट के अंदर काउंट होते हैं। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, ठीक है। जो हमारे बिजनेस के अंदर 6 महीने से कम हेल्ड होती हैं वो एसेट्स हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटीज होती हैं, उधारियां होती हैं, जैसे कि आपने बैलेंस शीट में पढ़ा था एसेट और उधारी के बारे में। कैश के वो कैश जो बोरो किया जाता है आउटसाइडर से बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि उधारी। जो पैसा बाहर वाले से बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लिया जाए उधार पे, उसी को हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसे हम नॉन करंट कहते हैं। करंट का मतलब जो करंटली खत्म हो जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है क्योंकि वो 6 महीने से कम आपके बिजनेस के अंदर हेल्ड होती है। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लोन हो गया कोई भी आपका 6 महीने से कम का। सेम इसी तरीके से आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज जो आपकी लॉन्ग टर्म होती है, लाइक जो 1 साल से ज्यादा रहती है। कोई बड़ा हमने मोर देन 1 ईयर का कोई लोन ले लिया, एफडी ले ली, इंश्योरेंस ले लिया, ये जो सारी चीजें होती हैं 1 साल से ज्यादा की लिए होती है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी करंट एसेट्स। और
अगली आपके पास टर्म आ रही है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। हमारे बिजनेस के अंदर होने वाले खर्चों को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। मनी स्पेंट ऑन बिजनेस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि वो पैसा जो हम अपने बिजनेस के, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है खर्चा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जो हम पैसा स्पेंड करते हैं यानी कि पैसा लगाते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी कि खर्चा कहते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में ना दो तरीके के खर्चे होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे वो है जो आपकी प्रोडक्शन में लग रहे हैं। सपोज मान लो पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते होंगे उसमें जो भी लगने वाले खर्चे हैं आपके, ठीक है। जैसे कि फ्रूटी को बनाने के लिए, आपके बिस्किट्स को बनाने के लिए, चिप्स को बनाने के लिए, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रेडी करने के लिए जो भी खर्चा उनका लग रहा है, यानी कि जो भी आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मेंशन करा है, प्रोडक्शन या फैक्ट्री एक्सपेंसेस आप कह सकते हो, जो होते हैं आपके, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट का मतलब वो हमारी प्रोडक्शन के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारे मेन काम के अंदर डायरेक्टली लग रहा है। अब भाई पार्ले जी कंपनी चल क्यों रही है, अपने प्रोडक्ट्स की वजह से ही तो चल रही है, तो वो उसका डायरेक्ट काम है, डायरेक्ट चीजें हैं, तो उसमें लगने वाले खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। चाहे वो आपकी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपके लेबर्स का वेज हो, वेज का मतलब होता है दिहाड़ी। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, सैलरी जो होती है वो 30 दिन की होती है, वेजेस जो होता है वो 1 डे का होता है, ठीक है। दिहाड़ी 1 दिन की होती है ना, तो उसको हम वेजेस काउंट करते हैं, और वेजेस हमारी हमेशा लेबर्स की होती है। कोई भी एम्प्लॉय वेजेस तो लेता नहीं है, वो तो सैलरी लेते हैं। तो वेजेस हो गए हमारे फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हुए, चाहे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, थर्मल बिल हो, पावर बिल हो, बहुत सारी चीजें फैक्ट्रीज में यूज की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्शन किस चीज का है। सपोज आपको किसी मतलब फूड आइटम का प्रोडक्शन है तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी आ सकता है। लेकिन अगर आप थर्मल पावर बनाते हो तो थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इन सब के भी आपके पास बिल आते हैं। तो ये सभी तरीके के फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। उसके बाद देखो, एक फैक्ट्री होने के नाते अब सारी अकाउंटिंग भी तो संभालनी है कि कितना सामान कहाँ से आ रहा है, कितना प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे जाना है, कहाँ से आ रहा है। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑफिस भी मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली हम अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, और उन्हीं खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। ऑफिस एक्सपेंस हो गया या कोई भी अदर एक्सपेंस, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी ऑफिस एक्सपेंस है वो तो आ ही जाएंगे इसमें। बट सपोज मान लो आप सेल कर रहे थे, सेल के टाइम पे आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे दिया, आपने अपने ऑफिस का रेंट पे किया है। रिबेट का मतलब भी एक तरीके का छूट होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी हम छूट कहते हैं। तो ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हम अपने ऑफिस में मेंटेन करते हैं, जिनको हम ऑफिस में भी ना कह के मार्केट का भी एक्सपेंस कह सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है। सेम जिस तरीके से हमारे खर्चे हैं, अब भाई खर्चे तो हम बिजनेस में कर रहे हैं, तो क्या हम कोई इनकम नहीं कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। अब इनकम कमाने के लिए तो इंसान बिजनेस कर रहा है, तो मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, यानी कि हमारे खुद के काम से हमें जो पैसा रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, यानी कि हमारी सीधी कमाई हो या ऊपरी कमाई जिसे हम कहते हैं, इनडायरेक्टली का मतलब आए हो, तो इसको हम बेसिकली इनकम कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस आपको पता ही है। डायरेक्ट वो कम पैसा होता है जो हमारे काम से डायरेक्टली आता है, जैसे वेजेस फॉर लेबर, एक लेबर के लिए उसकी दिहाड़ी हो गई। सैलरी फॉर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी हो गई। फीस फॉर डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए उसकी फीस हो गई। तो वो उसके प्रोफेशन से, उसके ऑक्यूपेशन से डायरेक्टली इनकम आ रही है उसके लिए। लेकिन हमें बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, कमीशन मिल गया किसी एम्प्लॉय को, रेंट रिसीव हो गया, आप किसी को मतलब कोई भंगार वाले को सामान बेचने गए हो, आपको पैसे मिल गए हो, ठीक है, डिस्काउंट्स रिसीव हो गए हो, तो ये सारी ऊपरी कमाई होती है। एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गई हो, बोनस मिल गया हो, रिवॉर्ड्स मिल गए हो, ग्रांट हो गई हो, डोनेशन हो गई हो, चैरिटी हो गई हो, ये सभी एग्जांपल्स जो है आपके इनडायरेक्ट इनकम के होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है ऊपरी कमाई। आप इसे ऊपरी कमाई के नाम से भी जान सकते हो कि ये ऊपरी कमाई होती है, और ये हमारी नॉर्मल वाली इनकम होती है जो हम नॉर्मली कमाते हैं, वो वाली। अब आपके पास अगला टर्म आ रहा है रिवेन्यू। इनकम तो हमने देख लिया, इनकम को ही हम एक तरीके से प्रॉफिट कहते हैं। अब आपके पास में रिवेन्यू को जरा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करते हैं, रिवेन्यू क्या होता है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ज्यादा नहीं। रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, बेसिकली जैसे अभी आपके सामने ये पेन है, ठीक है, इस पेन को सपोज मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपीज है। 10 रुपए में ये पेन पूरा बन के रेडी हो जाता है। 15 रुपए में ये पेन को मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो 10 रुपए क्या है इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट, या एक्सपेंस भी कह सकते हैं हम, प्लस 5 रुपए क्या होती है, प्रॉफिट, या आप उसे इनकम भी कहते हो।
किसी भी बिजनेसमैन से जब आप पूछोगे, बिजनेसमैन क्या, आप एक छोटे से वेंडर को ले लो, ठेले वाले को ले लो, अब वो मंडी से सामान लेकर आते हैं, 10 रुपए में सब्जी लाए हैं, मार्केट में 15 में बेचते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मुनाफा। आपकी इनकम कितनी हुई, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे 15 रुपए मिले हैं, नहीं, वो हमेशा यही कहेगा कि भैया 5 रुपए की तो इनकम हो रही है मेरी, उसमें भी आप क्या कम कराओगे। कभी भी आपने सुना होगा तो यही कहते हैं ना, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, बस हमारा 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो वो आपको कभी भी रिवेन्यू नहीं बताता है। रिवेन्यू जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को काउंट करके उसके बाद बताया जाता है, उसको हम रिवेन्यू कहते हैं, जिसमें आपका एक्सपेंस भी जुड़ा है प्रोडक्ट को बनाने का, और आपका अलग से जो भी प्रॉफिट होता है या इनकम होता है वो भी जुड़ा होता है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट होता है यानी कि जो इनकम होती है वो बिल्कुल ही सेपरेट होती है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, खर्चे को और इनकम को दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू क्या रहेगा आपका, एक्सपेंस वर्सेस और एक्सपेंस और प्लस में आपका प्रॉफिट, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो उसे रिवेन्यू के नाम से जानते हैं। इनकम के नाम पे हम सिर्फ जो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं हम उसे इनकम काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद अगला टर्म आ रहा है आपके पास डेटर का। डेटर क्या होते हैं, अभी मैंने पीछे एसेट्स में आपको बताया था सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जो आपसे पैसा उधार लेकर जाते हैं। दीज पीपल बोरो मनी फ्रॉम अस, वो पर्सन जो हमसे बोरो करते हैं मनी, अस का मतलब हम लोगों से पैसे लेके जाते हैं। ठीक है, किस पे, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे जो पैसे लेके जाते हैं, या हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं भाई, कस्टमर्स भी होते हैं ना जो उधार पे पैसे लेके जाते हैं, बेसिकली उनको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। डेटर्स कौन है, पैसे लेने वाला, पैसे लेने वाले को हम डेटर कहते हैं। अगर मैं अपोजिट टर्म कहूं कि भाई कभी कभी तो हम भी पैसे उधार लेते हैं किसी से, ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब आपको अभी मैंने बताया, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, क्रेडिटर का मतलब होता है उधार देने वाला, जो हमारी अगली टर्म है। डेटर का मतलब है पैसे लेकर जाने वाला, जो उधार लेकर जा रहा है। लेकिन जो क्रेडिटर है वो उधार दे रहा है हमें, यानी कि हम भी कभी कभी किसी से पैसे ले लेते हैं उधारी पे, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी है। आप किसी से भी उधार पे पैसे लेकर आते हो तो बेसिकली वो आपकी उधारी तो होती है, यानी कि लाइबिलिटी तो होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी में काउंट होंगे। डेटर्स जो है हमारी एसेट है, हम उससे कभी भी पैसा अपना वापस मांग सकते हैं। एसेट्स पे बेसिकली हमारा हक होता है, वो कोई भी चीज जिस पे हमारा हक हो कि हाँ हम उसे इजीली मांग सकते हैं या उसके साथ हम कुछ भी करें, उसको हम बेसिकली एसेट्स में काउंट करते हैं। अगली टर्म हमारे पास है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, गुड्स बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स को ही कहा जाता है कि हाँ हमारा बिजनेस किस तरीके का है। जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो टेबल कुर्सी चेयर ये सारे मेरे गुड्स होंगे। खाने पीने का बिजनेस है, ग्रोसरीज का बिजनेस है तो ग्रोसरीज मेरी प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि स्टॉक होगा या गुड्स होगा, तो गुड्स तो हमारे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है। उसके बाद आपके पास आ रहा है परचेज। परचेज का मतलब आप लोग को पता ही है, खरीदना, खरीद को ही हम परचेज कहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीजें खरीद के लाते हैं यानी परचेज करके लेकर आते हैं, आपने परचेज करा, क्या परचेज करोगे आप, कोई भी गुड्स परचेज करा, इस गुड्स को आप अपने घर के अंदर लेकर आए। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, माइंड मत करना। इसको हम अपने गुड के घर के अंदर लेकर आते हैं, बट थोड़ी सी डिफेक्शंस की वजह से कभी कभी हमारे पास मतलब चीज़ों में डिफेक्शंस होती हैं, अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पॉलिश अच्छी नहीं होती, तो बहुत सारे ऐसे मतलब थोड़े थोड़े मतलब आ जाते हैं, हर किसी के पास थोड़े बहाने आ जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। और उस परचेज को जो हम अंदर लेकर आए थे यानी कि घर पे लाए थे, उसी परचेज को हम क्या कर देते हैं, मार्केट में जाके अपने उसी सेलर के पास रिटर्न करके आ जाते हैं, यानी कि जो हमारा परचेज है वो आउटवर्ड चला जाता है। तो इसी को बेसिकली हम परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, आपको दोनों के नाम से ये दिखाई देगा। खरीद के जो हम चीजें वापस कर देते हैं उन्हीं को हम परचेज रिटर्न कहेंगे। ऑब्वियसली परचेज करके लाए थे उसको रिटर्न कर दिया। सेम उसी तरीके से जब हम सेल करते हैं, ये अगली टाइम हमारे पास सेल यानी कि बिक्री करना, जब हम चीज़ों को बेच देते हैं और हमारी चीज़ें मतलब हमारी शॉप से तो बाहर चली जाती है, आउटवर्ड चली जाती है, किसके पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है। और उसमें कभी कभी कोई डिफेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारा कस्टमर जो है हमें वापस हमारी सेल को इनवर्ट दे के चला जाता है, यानी अंदर दे के चला जाता है, वापस से हमारे पास रिटर्न कर देता है। तो उसी को हम सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये चारों तो काफ़ी ईजी थी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो देखते हैं अगली वीडियो हमको।
अगली टर्म हमारे पास आ रही है वाउचर। वाउचर क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस के तौर पे फ्यूचर में यूज होता है। ये प्रूफ करता है कि हम दो इंसान के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि बिल, इनवॉइस या डेबिट क्रेडिट नोट को ही हम वाउचर कहते हैं, और कोई चीज़ वाउचर नहीं होती है। वाउचर का मतलब होता है जो भी हम मतलब किसी से भी कभी भी आप चीज़ें खरीद के लाओगे, जो भी आपके आपके सेलर के बीच में, आपके कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं कि हाँ भाई ये इंसान मेरे से सामान लेके गया है, तो हमें एक बिल बना के दिया जाता है, कैश मेमो भी आता है इसके अंदर, यानी रसीद आ जाती है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है इस बात का एविडेंस होता है कि हाँ हम फ्यूचर में दिखा सकते हैं कि हमने इस इंसान से ही ट्रांजेक्शन करी थी, तो इसको ये प्रूफ करने का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके पास आती है बिजनेस के अंदर ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज है? अब देखो, बिजनेस में जब एक इंसान पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या वही इंसान अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें नहीं निकालता है? बिल्कुल निकालता है। सो मनी विड्रॉ बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। पैसे को जब विड्रॉ किया जाता है एक ऑनर के द्वारा अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। पैसों को ड्रॉ करना यानी कि विड्रॉ, निकालना। किसके थ्रू? एक बिजनेस के ऑनर के थ्रू, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, घर ले जाने के लिए गुड्स को या पैसे को, कैश को निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ये बेसिकली कैपिटल के अंडर आता है, बिकॉज पहले आपने कैपिटल ऐड करी होगी तभी तो आप ड्राइंग कर पा रहे हो। अगर आपने कैपिटल ही नहीं डाली होगी तो ड्राइंग भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टर्म आ रही है बेड डेट्स की। बेड डेट्स एक तरीके का लॉस होता है। ये क्या है? ये एक आपका डूबा हुआ अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं होने वाला, इन रिसीवेबल। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके लिख दिया मैंने, सॉरी। इरिसीवेबल, एक ऐसा अमाउंट जो अब आपको कभी भी मतलब रिसीव ही नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को भी पैसे दे देते हैं, ये हमारा बेसिकली डेटर ही होता है। एक टाइम पे हमारा डेटर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डेटर्स हमारे पास आ जाते हैं जो हमारा पैसा लेके भाग जाते हैं, या वो इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिसे हम दिवालिया कहते हैं, कि कोर्ट के थ्रू से घोषित कर दिया जाता है कि अब ये इंसान और पैसे किसी को भी नहीं दे सकता। तो बेसिकली अब हम उस इंसान से बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाल सकते, और वो पैसा मेरा डूब गया है तो वो लॉस में काउंट होता है, तो उन्हीं को हम बेड डेट्स कहते हैं। ऐसे डेटर्स जो हमारा पैसा वापस ना दे पाए, पैसा लेके भाग जाए, या किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से हमें वो पैसा रिसीव ही ना हो पाए, तो उसी को हम बेड डेट के नाम से जानते हैं, उसे हम बेड डेट की कंट्री में डाल देते हैं। अगला आपके पास आ रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोगों ने पहले भी कर रखी है। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारी एंटरप्राइजेस की या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करती है कि भैया हमारी कंपनी किस पोजीशन पे है। हमारी एसेट ज्यादा है तो हम और कंपनियों से ऊपर आएंगे, और किसी कंपेरेबल कंपनी से कम है तो उसके नीचे आएंगे, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। उसके बाद है लेजर। ये भी आप लोग को पता ही है, लेजर एक तरीके का अकाउंट होता है। अब देखो यहाँ पे ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट लिखा है मैंने, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो बिजनेस में ना दो तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस के अंदर दो तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, उधारी पे भी होती है और पैसे दे के भी होती है। अगर आपकी उधारी पे हुई है तो उसे ऑन क्रेडिट माना जाता है, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। पैसे देके करी है तो उसे ऑन अकाउंट माना जाता है। ठीक है, एक लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे आ रही है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब आप सभी को पता होता है, डिस्काउंट हम छूट को कहते हैं। दो तरीके की डिस्काउंट होते हैं बिजनेस के अंदर, जो चीज़ बहुत लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को बस नॉर्मल डिस्काउंट पता है जो हमें दुकान वाले दे देते हैं। हम नॉर्मल रिटेल प्राइस पे चीज़ें खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते? लाते हैं ना, आइटम वाइज चीज़ें लाते हैं। वो डिस्काउंट जो रिटेल प्राइस पे मिलता है, यानी कि एक दो आइटम हम लोग जाते हैं मार्केट में कपड़े लिए, एक दो आइटम पे हमने बोला कि भैया हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहेंगे, जो जनरली हम लोग रिसीव करते हैं। बट जो व्यापारी लोग होते हैं जो स्टॉक में सामान लाते हैं, बल्क में सामान लाते हैं, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, स्टॉक और बल्क पे जो मिलने वाला डिस्काउंट होता है, जो ट्रेडर्स को मिलता है और हमारे मार्केटर्स को मिलता है कि हाँ भाई होलसेलर्स को मिलता है, होलसेल मार्केट होलसेल रेट पे मिलता है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो बेसिकली व्यापार में मिलता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल इंसानों को कैश डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ट्रेडर्स को। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बिल में मेंशन नहीं होता है, कैश डिस्काउंट बिल में मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो थी अभी तक मैं आपके पीछे जो गई हैं, ये सारी बेसिक टर्म्स थी। ये दो जो है थोड़ी सी एडिशनल बेसिक टर्म है जो आपको आगे यूज आएगी ही, सो मैंने सोचा इन दोनों को भी मैं बता देती हूँ। एक तो है आपका लोन, आप सभी को पता होगा, जो पैसा हम बाहर वाले से बोरो करते हैं किसी भी चीज के लिए, जिसपे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं बेसिकली, उसी को हम लोन कहते हैं। देखो दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। नाम से ही आप इसे अच्छे से वेरीफाई कर लोगे कि ये कैसे है। सिक्योर्ड वो है जो हम किसी लीगेसी पे रख के आते हैं, ट्रस्ट पे रख के आते हैं, या किसी भी सब्सिट्यूट पे रख के आते हैं। मतलब क्या है सब्सिट्यूट का? कि उसके बदले हम कुछ
कुछ ना कुछ रख कर आते हैं कि हाँ भाई बंदा भाग भी गया तो उसके पेपर है, कागजात है हमारे पास, मतलब घर के हो गए या कुछ ज्वेलरीज वगैरह है, जैसे हमारा गोल्ड लोन हो जाता है, हाउस लोन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है सिक्योर्ड लोन में काउंट होती है। लेकिन अनसिक्योर्ड में क्या होता है, कोई भी लीगेसी नहीं होती है, कोई भी मतलब गिरवी चीजें नहीं रखी जाती है। पर्सनल फेथ के ऊपर, अपनी बॉन्डिंग के ऊपर अच्छी, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो लोन दे देते हैं अपने, कि हाँ भाई चलिए बंदे को हम जानते हैं दे देगा, ऐसा करके अपने फेथ और सिंपैथी पे, उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये लोन का थोड़ा सा था, ये इंपॉर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए। ये दो कैटेगरी आगे आपको यूज भी होगी, क्योंकि आगे जब लोन मेंशन होंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड है। तो उस टाइम पे आपको ये टर्म भी पता होनी चाहिए कि भैया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है। कैपिटल के अंदर शेयर्स भी होती हैं, ये थोड़ा सा शेयर मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। देखो, एक कंपनी है, सपोज मान लो एक ऑनर है, उसने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, अब उस 5 लाख के उसने छोटे छोटे हिस्से कर दिए 10-10 हजार के। ठीक है, तो ये जो 10-10 हजार के उसने बनाए हैं ना, इसको हम कहते हैं शेयर्स। कैपिटल क्या होती है, वो कैश जो ऑनर स्पेंड करता है, राइट, बिजनेस के अंदर। भाई कोई भी एक बिजनेस के अंदर, एक काम है, एक बिजनेस है, उसके अंदर कोई भी इंसान आता है, कैपिटल ऐड करता है, तो वो उसका मालिक ही कहलाएगा। सेम मान लो मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मैंने 5 लाख की कैपिटल लगा दी, अपने ही कैपिटल्स की, उसी 5 लाख रुपए की मैंने छोटे छोटे 10-10 हजार की शेयर बना दिए, कि बाहर वाला कोई भी इन्वेस्टर आए, कोई भी आउटसाइडर इन्वेस्टर आता है और मेरे शेयर्स को बेसिकली परचेज करता है। ये कंडीशन हमारे बिजनेस के अंदर कब आती है, जब हमारे पास कैपिटल की कमी हो रही होती है, यानी कि पैसे की कमी हो रही होती है। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, अब मैं सिंगल हूँ भाई, 5 लाख से ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, मैं लगा सकती हूँ। लेकिन अगर वही चीज मैं किसी अपने पार्टनर को जोड़ लूंगी, तो इसी 5 लाख में से अगर जो भी प्रॉफिट होता है, हमें 50-50 का करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसी 5 लाख रुपए का 10-10 हजार का शेयर बना के मार्केट में बेच देती हूँ, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आके शेयर खरीदेंगे, तो 10 हजार के शेयर भी खरीद रहे हैं। एक इन्वेस्टर ने सपोज 5 शेयर खरीद लिए, तो हो गए मेरे पास 50 हजार रुपए, एक की तरफ से 50 हजार रुपए आ गए। दो दूसरे ने भी 5 खरीद लिए, ऐसे मैंने 100 बनाए, 100 शेयर्स बनाए, उसमें से एक ने 5 खरीदे, एक ने 10 खरीदे, एक ने 5 खरीदे, तो इसकी तरफ से 50 हजार आ गए, इसकी तरफ से 1 लाख आ गए, इसकी तरफ से 50 हजार आ गए। ये अमाउंट देखो, और कोई नया बंदा आता वो कितना लाता, उसका अमाउंट देखो। शेयर का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। शेयर में क्या मिलता है, सामने वाले इन्वेस्टर को हम क्या देते हैं, किस प्रॉफिट पे वो हमारे आगे आके इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम उसको डिविडेंड दे देते हैं या इंटरेस्ट दे देते हैं बेसिकली, कि चलो भाई 10 हजार में तुमने खरीदा था, हम तुम्हें 15 हजार रुपए दे देंगे। घर में पैसा खराब ही तो पड़ा था ना उसका 10 हजार रुपए, अगर वो 15 होके उसको मिल रहा है तो उसे क्या तकलीफ होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो इसी को हम शेयर्स कहते हैं, जो हम अपनी कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से करके बांट देते हैं, बेच देते हैं मार्केट के अंदर। उससे हमें ये गेन होता है कि हमें फंड इकट्ठा हो जाता है, मार्केट में पब्लिक हमें पैसा देती है, जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं और अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो ऑब्वियसली हम पब्लिक को भी अच्छा पैसा दे पाएंगे, इंटरेस्ट सही पे दे पाएंगे। अब दो तरीके के ना कैटेगरी होती है शेयर्स की भी। एक होती है इक्विटी, जो एवरी टाइम, एवरी कंडीशन इक्वल रहती है। दूसरा होता है प्रेफरेंस, ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कैसे वेरी करता है, जैसे कि ये है, अब प्रॉफिट ज्यादा हो या प्रॉफिट कम हो, अगर 10% का इक्विटी का शेयर का इंटरेस्ट, अगर किसी, मैंने मान लो एक पर्सन आया मेरे पास, इसने इक्विटी खरीद रखा है और इस इंसान ने मेरा प्रेफरेंस के शेयर खरीदे हैं। ठीक है, मैंने 100 की बात करी थी, सपोज मान लो 70 मैंने इक्विटी निकाले, 30 मैंने प्रेफरेंस के निकाले थे। तो उसमें से इसने इक्विटी खरीदा था, इसने प्रेफरेंस खरीदा था, इसका 10% एक ही बार में फिक्स हो जाता है। ये इक्वल रहेगा हर कंडीशन में, 10% ही मिलेगा, चाहे मुझे मुनाफा ज्यादा हो चाहे कम हो, कितना भी हो। अगर लॉस में भी कंपनी जाए, मैं पहले इसका 10% दूंगी, अगर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास प्रॉफिट भी हाई हो जाए तो भी इसे 10 ही मिलेगा, 12, 13, 14 नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो होते हैं ना प्रेफरेंस वाले, इनमें क्या रहता है, अगर हमें लॉस होता है यानी कि कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है, तो इनका शेयर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर ज्यादा कमा रही है तो इनका शेयर का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, यानी कि वेरी करता है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही
का एक गुड पॉइंट भी है, एक बैड पॉइंट भी है, वो आपको ढूँढना है क्या है, क्या नहीं है, ये आपका आज का होमवर्क है। सो आई होप आपको ये सारी बेसिक टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप आगे लेजर्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, बैलेंस शीट नहीं देख पाओगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं बना पाओगे, टैली में वर्क नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फटाफट से जाइए, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अच्छे से देखो। और आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास बहुत जल्दी आ रही है, जिसमें हम टैली में ओपनिंग बैलेंस बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट चेक करना सीखेंगे, लेजर्स बनाना सीखेंगे, कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। बहुत अच्छी सी वीडियो आने वाली है आपके पास, वो हम प्लेटफॉर्म पे करेंगे टैली के। और इंस्टॉलेशन की भी वीडियो मैंने डाल दी है पहले ही, कि आप टैली को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो के आपके, वहाँ पे जाके क्लिक करो, वीडियो को लाइक करो और टैली को इंस्टॉल करो। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।